सूप। चलो स्वागत है भैया आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज का अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा है, सबको पता है भैया फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक। फिर भी मैं बता देता हूं एज एजुकेटर। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और ओवम की फ्यूजन होगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और सिंपली बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट हैपेंस। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के कुछ वेरियस स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो चलो वन बाय वन उन सारे स्टेप्स को देखते हैं। तो व्हाट आर स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन? STEPS स्टेप्स। इससे पहले हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए था वो सारा का सारा कवर कर चुके हैं। मेल गैमेट, मेल पार्ट, ये सारी की सारी चीजों में हमने देख चुका था। फीमेल गैमेट, फीमेल पार्ट्स, ये सारे चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। बोर तो नहीं कर रहा हूं? आई थिंक, डोंट थिंक सो। अच्छा इस पहले अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, ट्राई कर रहा हूं। फर्टिलाइजेशन स्टेप्स, इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं? तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने से पहले इंसेमिनेशन होना जरूरी है। और सबसे पहले इंसेमिनेशन क्या है? तो इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेनिस के थ्रू स्पर्म ट्रांसफर होता है वेजाइना में, और इस प्रोसेस को क्वाइटस बोला जाता है। और क्वाइटस पूरे प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोला जाता है। समझ आया? मतलब पेनिस के थ्रू स्पर्म वेजाइना में ट्रांसफर होगा और इस ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक। और इस प्रोसेस को पूरा क्या बोला जाएगा? इंसेमिनेशन बोला जाता है। तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा? INSEMINATION, इंसेमिनेशन। तो ये आ गया पूरा प्रोसेस इंसेमिनेशन। ठीक है, सही है भाई लोग, इंसेमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंसेमिनेशन होना जरूरी है। और इसके बाद इंसेमिनेशन अगर हो गया तो अब क्या है? स्पर्म नोट्स आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भैया, तो वहां से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ज्यादा लिखने में ध्यान मत दो, स्टोरी सुनो जो होता है, ठीक। तो इस प्रोसेस में अभी इंसेमिनेशन सबसे पहला प्रोसेस हुआ। अब इस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म प्रोडक्शन हुआ था जो कि वेजाइना में है। अब वेजाइना के थ्रू स्पर्म क्वाइटस के थ्रू फिर यूटेरस में जाएगा, फिर यूटेरस के थ्रू इन्फ्लेरी स्मैथिक जंक्शन तक पहुंचेगा। इन्फ्लेरी स्मैथिक जंक्शन कौन सा जंक्शन होता है? एक ऐसा जंक्शन जहां पास इन्फ्यूला और स्मैथ मिलते हैं, ठीक। उसे इन्फ्लेरी स्मैथिक जंक्शन बोला जाता है, ठीक। इस जंक्शन पर हमारा जो फ्यूजन होना है वो होगा, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन इसी पार्ट पे होता है। सिंपल सी बात है, समझ के चलो, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस है ये कि यहां इन्फ्लोरी स्मैथिक जंक्शन ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ठीक। अगर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म हो गया टू ओविडक्ट, सिंपल लिख लो ओविडक्ट, ओविडक्ट तक, तब ये सब हमारा फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्लियर, छोटी सी बात है। और यहां कहां पास होगा? इन्फ्लेरी स्मैथिक जंक्शन पे, ठीक, वहीं पास फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। 99% तो वही होता है, और छोड़ो कहीं और हो सकता है, ठीक, ज्यादातर वही होता है। अब यहां एक और कंडीशन आता है, अगर फर्टिलाइजेशन उस कंडीशन पे नहीं होगा अगर जिस कंडीशन पे मान लो स्पर्म वहां तक पहुंचा ही नहीं। पहला प्रोसेस, पहला कंडीशन, मान लो स्पर्म पहुंचा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। चलो स्पर्म पहुंच भी गया, पहला प्रोसेस कंडीशन मान लेते हैं, बट दूसरा कंडीशन में ओवम की प्रोडक्शन ही नहीं हुई। अब हर महीने तो ऐसा है कि हर दिन इस ओवम प्रोड्यूस तो होते नहीं है, ठीक। तो ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि ओवम प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, ठीक। तो ये भी कंडीशन है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब ओवम प्रोड्यूस हो चुका है और स्पर्म वहां तक पहुंच भी गया है सक्सेसफुली, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये तीसरा पॉइंट
समझ के चल लेना। चलो तीसरा पॉइंट कंप्लीट। अब चौथा पॉइंट, यहां पास क्या होने वाला है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया मान लो, तो उस समय जो हमारा ओ ये हो गया, मान लेता हूं ये अपना ओवम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास न्यूक्लियस, ये किसकी एक लेयर हो जाएगी, इसके बाहर में 2 लेयर रहती है, ठीक। बाहर वाली लेयर किसकी आ जाएगी, जोना प्लूसिडिया, PLECUDIA, जोना प्लूसिडिया, और उसके बाहर में पूरा का पूरा कॉर्ना रेडियाटा की लेयर रहती है एकदम, ठीक। CORONA, करोना, RADIATA, रेडियाटा, ठीक। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। तो ये स्पर्म मान लेता हूं, ब्लैक उठा ले भाई, ब्लैक उठा ले, ठीक है। मान लेता हूं ये स्पर्म यहां पास से आया, इधर साइड से भी एक स्पर्म आया, इधर साइड से भी एक स्पर्म यहां तक करोना रेडियाटा तक पहुंच गया है। सिंपल सी बात है। अब यहां सब समझते हैं। स्क्रीन सही है ना, वीडियो सही आ रहा है ना भाई, ब्लर रोलर न रहे, चलो ठीक है। अब यहां तक आया, बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारा स्पर्म है उसके बाहर कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहती है, उसके बाहर वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में एक्रिजोम एंजाइम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो सारी चीजें अब यहाँ काम आने वाली है, ठीक। तो एक स्पर्म पहुंचा, पहला तो कोरोना रेडियाटा को आसानी से पार कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाहर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर रहती है जो उससे बचाएगी कोरोना रेडियाटा, और इस लेयर से वो कई स्पर्म्स तो होते हैं कि कोरोना रेडियाटा पे ही फंस के खत्म हो जाते हैं, मतलब उनका टाइमिंग खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, बट कुछ स्पर्म जोना प्लूसिडिया तक पहुंच जाते हैं। अब ये बोला जाता है कि एक क्वाइटस में, मतलब एक स्पर्म अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो एक स्पर्म में मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स रहते हैं, स्पर्म सेल्स रहते हैं, हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स रहते हैं। तो वो क्या मिलियंस ऑफ द हैप्लॉइड स्पर्म सेल ओवम के साथ फ्यूज कर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। सिर्फ करेगा तो एक, ज्यादा से ज्यादा 2, नहीं तो 3, उससे ज्यादा नहीं, ठीक। तो करीबन उतने ही पहुंचने भी चाहिए, ये भी कंडीशन होना चाहिए, उतने पहुंचने भी चाहिए, ठीक। तो ज्यादातर तो जब वो स्विम करते रहते हैं तो किसी की बैटरी खत्म हो जाती है, समझ लो सिंपल सी बैटरी खत्म होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, पावर हाउस सेल जिसे बोला जाता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहते उतना, ठीक। किसी की मोर्टेलिटी उतनी नहीं रहती, मतलब स्विमिंग कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है, कोई वहां से जाने से पहले ही कहीं और अलग डायरेक्शन में चल देता है। अब भैया 2 ओविडक्ट प्रेजेंट रहते हैं, पता चला ओवम इस वाले ओविडक्ट में प्रोड्यूस हुआ है और स्पर्म इधर साइड चल दिया, तो ये भी प्रॉब्लम है। चलो बहुत सारे तो वहां तक क्वाइटस के वक्त ही यहीं वेजाइना पे ही अटक के रह जाते हैं, कई कर्विक्स में ही अटक जाते हैं, कई यूटेरस, मतलब बहुत सारे स्पर्म्स में कुछ ही स्पर्म्स ओविडक्ट यानी इन्फ्लेरिस्मेटिक जंक्शन तक पहुंच पाते हैं। अब वो कुछ स्पर्म्स मान लेता हूं ये हैं, ठीक, मान लेता हूं एक कई मिलियंस में से सिर्फ 10,000 वहां तक पहुंच पाए, सक्सेसफुली पहुंच पाए, ठीक। ये कंडीशन आ जाएगी, ऊपर का रब कर दूं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इसको आया। चलो ठीक है, आप क्लियर है वीडियो। इस तरह से बहुत सारे स्पर्म्स यहां तक, मतलब मान लो 10,000 तक स्पर्म्स प्रोड्यूस पहुंच गए। अब तो बहुत पहुंचने को 10,000 क्या 10 लाख भी पहुंच सकते हैं, ठीक, मिलियंस ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। चलो तो अब इसमें से कुछ जो हमारे पास स्पर्म्स थे, हैप्लॉइड स्पर्म्स, वो कोरोना रेडियाटा पे ही फंस जाएंगे, कुछ हो सकता है जोना प्लूसिडिया तक पहुंच जाए। अब होता है स्टोरी यहां से चालू, ठीक है। यहां पास से जब कोई भी स्पर्म हमारा जोना प्लूसिडिया तक पहुंच जाएगा, मान लेता हूं ये स्पर्म जोना प्लूसिडिया तक पहुंचा, तो यहां सबसे पहले जोना प्लूसिडिया तो ब्लॉक कर देगा एंट्री को ब्लॉक कर देगा, मतलब कोई जोना प्लूसिडिया तक एक स्पर्म भी पहुंच गया तो सारे जोना प्लूसिडिया की ये जो लेयर है, ये बाहर वाली ये लेयर है, ये सारे के सारे अगर कहीं और भी इसके पास तक पहुंचने वाले होंगे तो उन सबको एंट्री को ब्लॉक कर देगा। भाई बोलेगा कि तू रुक, अभी एक और जा रहा है, उसको जाने दे, फिर वो जब वहां खत्म हो जाएगा या फिर सक्सेसफुल काम हो जाएगा तभी तू जा सकता है, ठीक, उससे पहले नहीं जा सकता। ये स्टोरी होती, स्टोरी सुनो, ठीक।
रिटर्न वर्क तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, एक बार समझोगे तो समझ आ जाएगा, स्टोरी समझ रहेगी तो याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, मैं भी अपने टाइम पे ऐसे ही पढ़ता था। ठीक है, अभी तो मेरा ही टाइम है। ठीक, जोना प्लूसिडिया तक कोई एक स्पर्म पहुंच गया। अब जोना प्लूसिडिया को क्रॉस करने के लिए इसे एक पावर चाहिए, मतलब जोना प्लूसिडिया तो सबसे पहले एंट्री को ब्लॉक कर देगा। अब यहां पास अगर ये जो स्पर्म है इसका एक्रिजोम एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट है वो सक्सेसफुल है, मतलब पावरफुल है, एक्टिव है, तो वो क्या जोना प्लूसिडिया कोरोना रेडियाटा की जो ये लेयर है इसको क्या कर जाएगा, एक्रिजोम ACRISOME एक्रिजोम क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। अब ये एक्रिजोम याद नहीं आ रहा होगा कई लोगों को, ये देखो भाई ये स्पर्म का स्ट्रक्चर, यहाँ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता था। ठीक, यहाँ न्यूक्लियस और ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता था, एक्रिजोम बोला जाता था। ठीक, तो इस कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रिजोम में क्या प्रेजेंट रहता था, एंजाइम प्रेजेंट रहता था। अगर ये एंजाइम, ठीक, ये फर्दर इसके साथ फ्यूजन करेगा और ये एंजाइम अगर सक्सेसफुली जोना प्लूसिडिया की लेयर को जहां पास से एंट्री करेगा उसे इजीली डाइजेस्ट कर लेगा तो ये अंदर चला जाएगा। पहला कंडीशन तो ये। ठीक, और दूसरा कंडीशन यहां ये आ जाएगी, तो इसका एंजाइम सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एंट्री रहेगी, सेकेंड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रहेगा। ये वाला जोना प्लूसिडिया की एक लेयर हो गई। ठीक, ये वाला जोना प्लूसिडिया की लेयर हो गई। अब जोना प्लूसिडिया के बाद तो ये वाली भी लेयर है ना, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को अगर ये फर्दर फिर से ब्रेक डाउन करके अंदर तक, मतलब ये साइटोप्लाज्म CYTOPLASM साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है तो फर्दर ये ओवम के साथ फ्यूजन कर सकेगा। ठीक है, ये यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया। मतलब इसको दो कंडीशन को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। पहला तो एक्रिजोम से अपने एंजाइम की क्रिएशन करनी पड़ेगी, वो एंजाइम क्या करेगा, जोना प्लूसिडिया की लेयर को डाइजेस्ट कर जाएगा और वहां से एंट्री कर जाएगा स्पर्म। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर आएगी, उसको भी वो इजिली अगर ब्रेक डाउन करके अंदर चल देता है तो भैया वो पहुंचेगा फिर ओवम तक थका हारा। अब ये आता है यहां पास से कंडीशन। अब मैंने पिछले लेक्चर में क्या बोला था, पिछले लेक्चर अगर तक अभी तक नहीं देखा है तो भैया एक लेक्चर देख के आप गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। अब पिछले लेक्चर में मैंने ये बोला था भाई लोग कि जो हमारा ओवम है वो फर्दर फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तो हमारा ओवम कभी बनता ही नहीं है। अगर फर्दर सिंपल अगर बोला जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब वक्त में पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया था कि हमारा प्राइमरी oocyte तो फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होता है, PRIMARY प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन तो होता है, बट सेकेंडरी oocyte नहीं फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन होता है, उसके साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है जो कि बाद में डिजेनरेट हो, मतलब बाद में डिजेनरेट हो जाता है। प्राइमरी oocyte ही काम आता है और फर्दर इसका सेकेंड माइटोटिक मियोटिक MEIOTIC। चलो क्लियर है, मतलब प्राइमरी, यहां पर स्लाइड आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हुआ। अब प्राइमरी oocyte का मियोटिक डिवीजन होगा और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और हमारा ओवम बनेगा, OVUM ओवम बनेगा। और ये कंडीशन मैंने बताई थी अनसक्सेसफुल रहता है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ओवम की तो फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ठीक, तो वो कंडीशन अब आ चुकी है, अब ओवम फॉर्मेशन होगा। अब इस कंडीशन में अब जैसे ही स्पर्म ये इन दोनों एंट्रीज को ब्लॉक करके यहां से स्पर्म यहां पहुंच जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म में स्पर्म पहुंच जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा सक्सेसफुल सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के कारण यहां ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, जिसे और इसके बाद ओवम की सेकेंडरी oocyte मतलब उसी को तो ओवम बोलते हैं और उसी को कई बुक में oocyte भी लिखा रहता है, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। ठीक, स्पर्म ही ओवम ही oocyte है। ठीक है, कंप्लीट हुआ।
अब यहाँ पर सक्सेसफुल हमारा ओवम की फॉर्मेशन हो गया है। और ओवम कौन से टाइप का ओवम होगा? हैप्लॉइड ओवम होगा, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी ओसाइटी था वो मियोटिक डिवीजन किया था तो वो हैप्लॉइड था, तो सेकेंड केस में सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होगा उसमें भी तो हैप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, कंडीशन क्लियर है? चलो ठीक है। अब ये जैसे ही ओवम हैप्लॉइड ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और ओवम का न्यूक्लियस है ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे। स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा और ये एक बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक, ये मतलब ओवम और स्पर्म, SPERM, स्पर्म का न्यूक्लियस NUCLEUS न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा और अपना क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब ये जाइगोट जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारा स्टेप्स था फर्टिलाइजेशन के लिए, तो सारे स्टेप्स को ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल आपके एग्जाम में आया फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखो, 5 मार्क्स में आया तो ये सारी चीजें लिख सकते हो। 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आया तो सिंपल आप डेफिनेशन लिख के छोड़ देना। ठीक है, चलो तो ये हो गया। इसमें से तो कोई लिखने लायक है नहीं, फिर भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकेंड टॉपिक हमारा इम्प्लांटेशन। ठीक, अब जाइगोट जो हम फॉर्मेशन हुआ है अब उसकी फर्दर डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन के अंडर हम देखेंगे। चल, तो इससे पहले अगर किसी को पीडीएफ मतलब इसका लिंक चाहिए, पीडीएफ लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकता है। हमारे वेबसाइट को अगर किसी ने अभी तक चेक नहीं किया है तो वहां जाके वो वेबसाइट को भी चेक कर सकता है। ठीक, वेबसाइट चेक करने का फायदा क्या है? वहां आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके बाद वहां आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ गेम्स मिल जाएंगे जो आप खेल सकते हो, खेल मतलब असाइनमेंट्स गेम्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहां तक की सारी बातें क्लियर है ना? चलो भाई अच्छा लग रहा है, टॉपिक ही ऐसा है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लांटेशन। सब लोग एकदम ध्यान से सुन रहे हो? कैसे 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 कैसे? हाँ भाई समझ रहे हैं। चलो इम्प्लांटेशन, चलो 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 चलो, बकवास ज्यादा कर रहा हूं क्या? नहीं कर तो रहा हूं। स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक, सिंपली इम्प्लांटेशन स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं। इम्प्लांटेशन होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो इम्प्लांटेशन एक सिंपल वर्ड में समझोगे तो एम्ब्रायो की सेटलमेंट प्रोसेस को यूटेरस में इम्प्लांटेशन बोला जाता है। मतलब एम्ब्रायो जैसे ही यूटेरस में सेटलमेंट हो जाएगा उसका, मतलब वहां उसकी एम्बेडिंग हो जाएगी, तो ये प्रोसेस इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब ये स्टेप्स, इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं उन सारे स्टेप्स को देख लेते हैं। स्टेप STEPS, स्टेप्स। स्टेप्स की स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखा हूं? नहीं। चलो स्टेप्स, तो इसके भी कुछ फर्दर स्टेप्स है जिस प्रोसेस में ये होगा। चलो ये कहानी टाइप के, इसको भी सुन लेना, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इम्प्लांटेशन स्टार्ट कर। तो इम्प्लांटेशन में सक्सेसफुली हमारा फर्टिलाइजेशन में सक्सेसफुली हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई थी। उसके लिए हमने कुछ कंडीशंस भी देखी थी जो इसको सेटिस्फाई करके जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था आखिरकार। चलो उसी को स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में पहला स्टेप आ जाता है जो जाइगोट है उसका ये कंफ्यूजन कर सकता है MITOTIC, माइटोटिक डिवीजन। ठीक, माइटोटिक डिवीजन होगा और जिसे कैलिवेज बोला जाता है। ठीक, फर्दर माइटोटिक डिवीजन जो जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होता है उस माइटोटिक डिवीजन को कैलिवेज बोला जाता है। ठीक, तो सिंपल कैलिवेज ही हम लोग भी बोल देते हैं। तो फर्दर कैलिवेज होगा जाइगोट का। कैलिवेज का मतलब क्या है? डिवीजन होगा। ठीक, मतलब ये हमारा जाइगोट है, सिंपल समझ लेते हैं। न्यूक्लियस रहेगा ये क्या? ZYGOT, जाइगोट। सिंपल एक जाइगोट रहेगा, इसका कैलिवेज होगा, मतलब ये फर्दर ये 20 से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और हमारे पास 2 ठो जाइगोट मिल जाएंगे। ठीक, ये इस तरह से सेल में बंद रहेगा। चलो इन दोनों का 2 अलग अलग न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है,
अब ये फर्दर फिर से डिवाइड होंगे और ये 2 का 4 बन जाएंगे, 2 का 4 बन जाएंगे। मतलब ये माइटोटिक डिवीजन की एक ऐसी खासियत है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे उतने नंबर ही क्रोमोसोम्स बाद में भी रहेंगे, डिवीजन के बाद ही। ठीक, माइटोटिक डिवीजन कंफ्यूजन मत होना। मियोटिक माइटोटिक में मेरे को बहुत होता था पहले, अब नहीं होता, पढ़ाते पढ़ाते आदत सी हो गई है। ठीक है, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 में हो जाएंगे। ठीक है, चलो 4, फिर ये 4 जो हैं ये फर्दर फिर से हाफ हाफ में डिवाइड होंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 8 में। 8 फर्दर फिर से डिवाइड होगा और ये किस में? 16। 16 किस में? फिर 32। ठीक, ये फर्दर प्रोसेस इसी तरह से चलते रहेगा। मतलब ये 62 में 64 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रोसेस होते रहेगा और नंबर ऑफ सेल्स हमारे डिप्लॉयड सेल्स इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट है। मतलब पहला स्टेप आ जाएगा इम्प्लांटेशन में कैलीवेज, जाइगोट की कैलीवेज। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में। अब नेक्स्ट पॉइंट में जैसे ही कैलीवेज होगा तो 1 से लेकर के ये जो 2 हो गए, 4 हो गए, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा, इतने को क्या बोला जाता है? 8 से 16 इन सारे डिविजन्स को ब्लास्टोमेयर्स बोला जाता है। ठीक है, BLASTOMERS, मर्स, ब्लास्टोमर्स बोला जाता है। ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स की फर्दर क्या होता है? डेवलपमेंट होते हैं और वो ब्लास्टोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। ब्लास्टोमेयर की स्पेलिंग सही है, MERES है। ठीक है, ब्लास्टोमर्स। ठीक है, चलो तो 2, 4, 8, 16 को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमर्स बोला जाता है। ठीक, तो अब इसमें से और एक फर्दर इसी में एक और स्टेप है। ये सारे स्टेप्स को मिटाए दे रहा हूं। ठीक है, ये सब कोई काम का नहीं है, आपको आगे नोट्स में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो 2, 4, 8, 16 को ब्लास्टोमर्स बोला जाता है। ठीक, और इसी में एक स्पेसिफिक कंडीशन आता है। मतलब कौन सा कंडीशन? 8 से लेकर के 16। 8 से 16 को क्या बोला जाता है? 8 से 16 को मॉर्यूला बोला जाता है। MORULA, मॉर्यूला बोला जाता है। स्पेसिफिक ही नाम है ये। 8 से 16 के लिए सिर्फ ये एक कंडीशन वेरीफाई होगा। ठीक, ब्लास्टोमेयर्स के 8 से 16 कैलीवेज को क्या बोला जाता है? मॉर्यूला बोला जाता है। ठीक है, फर्दर ये सारे के सारे स्टेप्स थे। मतलब ये सारे के सारे कंडीशन से इनको ध्यान में रखते जाना कि किस स्टेप्स को कितना बोला जाता है। ये MCQ में हो सकता है आ जाए, इसलिए मैं ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अब ये जो ब्लास्टो यानी मॉर्यूला थे, अब 8 से 16 हुआ, 16 से 32 जो होगा, तो मॉर्यूला ही फर्दर डिवीजन करेंगे। मतलब जाइगोट जो हमारा डिप्लॉयड जाइगोट था उसके 8 से 16 वाले ब्लास्टोमेयर्स यानी मॉर्यूला ही फर्दर डेवलपमेंट करेंगे और ये मॉर्यूला हमारा फर्दर डेवलप हो जाता है ब्लास्टोसाइट्स में, CYTES साइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसाइट्स की फर्दर और डेवलपमेंट होती है। मतलब ब्लास्टोसाइट्स मॉर्यूला के बाद ब्लास्टोसाइट्स की फर्दर डेवलपमेंट होती है और जो ब्लास्टोसाइट्स में कुछ हमारे जो ब्लास्टोमेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब 8 से 16 वाले सेल भी तो प्रेजेंट ही रहेंगे उसमें। सिंपल सी बात है भैया, ब्लास्टोसाइट तो कन्वर्ट हो गया, फिर भी 8 से 16 वाले उनके फादर सेल्स तो रहेंगे उसमें। ठीक, वो 8 से 16 वाले जो ब्लास्टोमेयर्स रहते हैं, मतलब मॉर्यूला, उन सारे को वो क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं? वो सारे इसी ब्लास्टोसाइट्स में एक आउटर लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं। आउटर लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, आउटर लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे ट्रोपोब्लास्ट बोला जाता है। TROPOBLAST, ब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एक बाहर में ब्लास्टोसाइट्स की बाहर में एक लेयर आ जाएगी, इसी के सेल से बनता है जनरली। ठीक, ब्लास्टोमेयर्स के सेल से बनता है, जिन्हें फर्दर हम ट्रोपोब्लास्ट बोलना चालू कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो ट्रोपोब्लास्ट थे, अब वो ट्रोपोब्लास्ट
जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट अलोंग विथ दी इनर मास सेल, मतलब जो ट्रोपोब्लास्ट की जैसे ही फॉर्मेशन होगी तो जो ब्लास्टोसाइट्स के जो सेल्स होंगे, ये ट्रोपोब्लास्ट का एक लेयर फॉर्मेशन हो गया, ब्लैक से बनाता हूं, ट्रोपोब्लास्ट की एक बाहर में एक लेयर फॉर्मेशन हो गई इस तरह की, ठीक है भैया, मान लिया एक लेयर फॉर्मेशन हो गई। ये किसकी लेयर है? ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्ट की एक लेयर है, ठीक है। इसके बाहर में जो अंदर में भी ब्लास्टोसाइट्स के और भी जो बचे हैं सेल्स वो होंगे, और वो सेल्स फर्दर कहलाते हैं इनर मास सेल्स, जो फर्दर पूरे जगह में डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएंगे और इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, और इन्हें क्या बोला जाता है? इनर मास, इनर सेल मास, इनर सेल मास बोला जाता है, ठीक है, इनर सेल मास बोला जाता है। तो ये सारे स्टेप्स मिटा दूं, ट्रोपोब्लास्ट ये सब तो उसी डायग्राम से ही समझ आ जाएगा आप। तो इनर सेल मास बोला जाता है, ठीक है। अरे यार, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, इनर सेल मास बोला जाता है। अब इनर सेल मास अलोंग विद द ट्रोपोब्लास्ट कहां पहुंचेगा? ओविडक्ट से होते होते यूटेरस तक पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। और यूटेरस में जैसे ही ये पहुंचेगा, मतलब यूटेरस कुछ इस तरह से शेप में रहता है, यूटेरस कुछ इस तरह से शेप में रहता है, ठीक। और इस शेप में जैसे ही ये यूटेरस में, ये मान लेते हैं यहां पास से ये यूटेरस में पहुंचा, तो ये जो बाहर की आउटर लेयर थी यानी ट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी, ये एंडोमेट्रियम, ENDOMATRIUM, एंडोमेट्रियम क्या होती है? एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस, ठीक। तो उसके साथ क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा लेयर अटैच हो जाएगा, ठीक है, अटैच हो गया। एंडोमेट्रियम अटैच टू द इनर मोस्ट लेयर ऑफ दिस यूटेरस सेड टू बी एंडोमेट्रियम, उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। और जो फर्दर अब यहां पास से प्रोसेस एक और होगा, जो यूटेराइन टी सेल्स थे, यूटेराइन सेल्स मतलब बोलेंगे जो यूटेरस के सेल्स थे, ठीक, UTERIN यूटेराइन सेल्स थे, मतलब जो यूटेरस के सेल्स थे, वो फर्दर बार बार माइटोटिक डिवीजन करेंगे, मतलब बहुत तेज से उनका रैपिड डिवीजन होगा, ठीक है। और तेज से रैपिड डिवीजन हो करके किसके साथ? जो हमारा इनर मास सेल था, इनर सेल मास था, ठीक, इनर सेल मास की डेवलपमेंट, मतलब इनर सेल मास के बाहर में एक लेयर की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और इनर मास सेल यानी सिंपल बोल सकते हैं ब्लास्टोसाइट, ठीक, ये एक टाइप के ब्लास्टोसाइट ही थे, BLASTOCYTES, ब्लास्टोसाइट, ठीक। जो इनर मास सेल था या फिर ब्लास्टोसाइट्स था, वो क्या कर जाएगा? मतलब फर्दर उनकी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, एक तरह से बोल सकते हैं, एक करेक्ट वर्ड डिफरेंशिएट। तो इनर मास सेल या फिर ब्लास्टोसाइट डिफरेंशिएट होके हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन कर लेंगे, EMBRYO, एम्ब्रायो फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रायो से फ्यूटस वाला वो अगले वाले प्रोसेस में रहेगा, प्रेगनेंसी वाले में, ठीक, तो आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो गया और यहाँ एम्ब्रायो की सेटलमेंट भी हो गई। तो यही पूरा प्रोसेस अब कंप्लीट हो जाता है, और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई लोग, बहन लोग? इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। क्लियर है टॉपिक? चलो इसमें लिख लो जो लिखना है, वैसे नोट्स में सब मिल ही जाएगा, 15 मिनट ही हुआ है, चलो ठीक है, कंप्लीट है ये टॉपिक। ये टॉपिक को थोड़ा छोटा रख रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसको एक बार रिवीजन करोगे नोट्स से तो ठीक पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो, तो ये वीडियो देखने के लिए एकदम से धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके बाद फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगले लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे अपन, तो उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। और जो नीट्स की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, तो उसके लिए भी वीडियो आने वाला है, तो ठीक है। तो उसके लिए अपडेट आप देख सकते हो, आपको वेबसाइट पे अपडेट मिल जाएगा, चैनल पे भी अपडेट मिल जाएगा, मेरे सोशल मीडियाज पे भी अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस पे। और नीट के वीडियोस के कोर्स भी आ रहा है, डेली डोज ओनली 10 क्वेश्चन, मतलब हर दिन जहां हम कवर करेंगे सिर्फ नीट के 10 क्वेश्चंस,
फिर 10 क्वेश्चन हर दिन कवर करेंगे और फुल कॉन्सेप्ट के साथ कि कोई चीज आंसर है तो क्यों है, अगर आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, पुराने अगर 11th का है 12th का है किसी टाइप का भी क्वेश्चन है तो उसका पूरा टॉपिक भी एक्सप्लेनेशन होगा वहां। ठीक है, तो मतलब उस टॉपिक से अगर कोई टॉपिक वर्ड आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, तो उस थर्मोडायनेमिक्स के टर्म को भी पहले डिफाइन करेंगे अपन, फिर उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई एक नया टर्म अगर आपको सुनने को मिले तो उसको जरूर वहां पर डिस्कस करेंगे। तो नीट वाला कोर्स के वीडियोस हो सकते हैं थोड़े लंबे रहें, करीबन 1 घंटे तक के अंदर ही रहेंगे। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 1 घंटे के अंदर ही रहेंगे, बट मजा जरूर आने वाला है। ठीक है, तो होपफुली आप जाके वो उससे सारे अपडेट्स को भी फॉलो कर लेंगे और जल्दी जैसे ही वीडियो रिलीज होंगे तो हम आपको अपडेट दे देंगे। चलो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो दिल की गहराइयों से अगले वीडियो के लिए इंतजार करते हैं।